मैं आशीष सर आज आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सारणिक या डिटर्मिनेंट बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? आइए जरा समझते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। जरा देखते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान देंगे आप। क्या है कि n कोटि के प्रत्येक, जरा ध्यान दें क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास n आर्डर का कोई मैट्रिक्स है, क्लियर है, इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं बच्चों। n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह a जिसमें एलिमेंट का बिहेवियर ए आई जे टाइप का है को एक संख्या, ये इसका मतलब मेरा ध्यान से बच्चों समझे, आर सी लिखा है, इसका मतलब ये है रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। क्लियर है? यानी वास्तविक संख्या हो या काल्पनिक संख्या हो, द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी आव्यूह को अगर हम लोग एक नंबर के रूप में कन्वर्ट कर ले तो वो क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। क्लियर है ना? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। आइए जरा देखते हैं आगे क्या है कि कहा जा रहा है कि यदि ए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है बच्चों, इसका आर्डर 2x2 है, तो ए के सारणिक को इस तरीके से, यानी ए लिखा फिर दो लाइन खींच लिया, ठीक है बच्चों, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये हमारा मैट्रिक्स था। जरा ध्यान दें, मैट्रिक्स के केस में क्या था कि इस तरीके का सिंबल हुआ करता था। क्लियर है ना? क्लोज ब्रैकेट टाइप का। लेकिन जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो दो लाइन्स के बीच में एलिमेंट्स लाई करने लगेगा। क्लियर है बच्चों? ध्यान दें, तो इस तरीके से ये है। और इसी को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्या है, डेट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको पढ़ते हैं। क्लियर है ना? द्वारा लिखा जा सकता है। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब ये है किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको डिटर्मिनेंट चाहिए तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो हम लोग क्लोज ब्रैकेट में लिखते थे उसको किस में लिखने का पड़ेगा, दो लाइंस के बीच में। इनको सॉल्व करना बच्चों हम सीखेंगे थोड़ा सा आगे। आइए जरा देखते हैं। पहले एक नोट है बच्चों, क्या, केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स जो होंगे उन्हीं का हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाएंगे, और किसी का नहीं। ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उनका भी सॉल्व कर पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ओनली वन किसके लिए है? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए है। क्लियर है ना? आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि एक कोटि के आव्यूह का सारणिक क्या होता है। कहने का मतलब ये है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 1, यानी एक आर्डर का अगर हमको डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट चाहिए तो वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको जरा देखते हैं। जरा ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि यदि कोटि एक का आव्यूह, कहने का मतलब ये, जरा ध्यान दे बच्चों कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स, इसका आर्डर कितना है, 1x1, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम, इसका मतलब ओनली वन एलिमेंट कंटेंट होगा। क्लियर है ना? अगर इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना हो गया तो ध्यान रखिए बच्चों, इस एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप रखोगे। क्लियर है ना? और इनको सॉल्व करने के बाद डाटा फिर से हमको क्या मिलेगा, ए के बराबर मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो ध्यान दिए बच्चों। सेकंड हम लोग देखते हैं द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक क्या होता है, या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2 क्या होता है। क्लियर है ना? कहने का मतलब ये है कि द्वितीय कोटि के आव्यूह को अगर द्वितीय कोटि के आव्यूह का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो कैसे निकालते हैं उसको जरा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स जिसका आर्डर बच्चों कितना है, 2x2 है। इसके सारणिक को हम लोग निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। ध्यान दें कैसे। इसको बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, या इसी को ए को, जो भी हमारा ए सिंबल था उसको दो लाइंस के बीच में लिखे तो भी इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। या डेल्टा भी लिखा है तो भी इसका मतलब डिटर्मिनेंट है। क्लियर है ना बच्चों? डेल्टा लिखा है तो भी इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हमने बता रखा था कि जो अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर वो क्लोज ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा है तो उनके एलिमेंट्स को हम लोग दो लाइंस के बीच में अरेंज करते हैं। क्लियर है ना? अगर ध्यान दीजिए कि अगर हम ए के, क्लियर है ना, ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, क्लियर है बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहे तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, तो जरा ध्यान दें, a11 का मल्टीप्लिकेशन a21 में, तो देखिए a11 का मल्टीप्लिकेशन a21 में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ना? फिर सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाते हैं बच्चों, फिर इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या? जरा ध्यान दें कि a12 का मल्टीप्लिकेशन किसमें बच्चों, a21 में। a12 का मल्टीप्लिकेशन किसमें, a21 में। तो ये जो रिजल्ट निकल के आ गया वो क्या रिजल्ट बता रहा है कि इस दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता रहा है। क्लियर है बच्चों? आइए इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स, जरा ध्यान दे, इसका आर्डर मान लीजिए, या कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 4 3 1। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स, इसका आर्डर कितना है बच्चों, 2x2 है। क्लियर है? और हमसे ये पूछ दिया कि जरा बताएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है ना?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर है ना। और इनको हम लोग जो भी इनके एलिमेंट है इनको दो लाइंस के बीच में अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4, अब बच्चों फिर 3 और फिर कितना 1। प्रोसीजर क्या था कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्लियर है ना। जब सॉल्व करते हो तो 2 1 जा कितना आ जाएगा बच्चों 2, बीच में लगाते हैं सिंबल का नेगेटिव का, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो सॉल्व कीजिए तो आंसर कितना -10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। यानी किसी भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो सॉल्व करने का प्रोसीजर जो है ये पूरा प्रोसीजर है, क्लियर है ना। डायगोनल एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं और बीच में सिंबल कौन सा लगाते हैं सब्ट्रैक्शन का, और इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही हमारे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का क्या होता है सोल्यूशन है, क्लियर है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग 2x2 ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। आइए बच्चों थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है तो 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणी ज्ञात करना, क्लियर है। यानी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, कहने का मतलब यह है किसी भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे फाइंड करते हैं या क्या प्रोसीजर है उसको जरा समझते हैं बच्चों। तो एक वर्ग आव्यूह ये हमारे पास है जो 3x3 ऑर्डर का है कि सारणी पर हम लोग जरा विचार करते हैं। जरा ध्यान दें बच्चों, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जरा ध्यान दें, ये जनरल फॉर्म में लिखा है, इसका ऑर्डर बच्चों कितना है 3x3 है, क्लियर है ना। अब इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट चाहिए बच्चों, क्या चाहिए डिटर्मिनेंट। तो जरा ध्यान दें, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम लोग 6 प्रकार से निकाल सकते हैं। कितने प्रकार से बच्चों 6 प्रकार। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 6 प्रोसीजर है, क्लियर है ना। 6 तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। 3 जो होता है वो रो वाइज होता है, हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में और R3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। और 3 तरीके से होता है, हम लोग कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हैं, C1 के रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में और C3 के रिस्पेक्ट में। जरा ध्यान दें, अगर R1 के अनुदिश का मतलब अगर R1 के रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करें यानी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो कुछ जो डाटा आएगा वो भी सेम होगा बच्चों। R2 के रिस्पेक्ट में करें तो भी डाटा सेम होगा, और R3 के रिस्पेक्ट में करें तो भी डाटा क्या होगा बच्चों सेम होगा, या C1 के रिस्पेक्ट में करें या तो C2 के या तो C3 के रिस्पेक्ट में करें तो हर एक केस में जो डाटा आएगा वो क्या होगा सेम होगा, क्लियर है बच्चों। आइए यार समझते हैं कि हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि R1 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक तो रो वाइज देख लेते हैं, एक तो कॉलम वाइज देख लेते हैं। आइए जरा देखते हैं, जरा ध्यान समझिएगा बच्चों। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो बच्चों इनके एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए A11 A12 A13, क्लियर है ना। A21 A22 A23, अगला बच्चों क्या होगा A31 A32 और A33, क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, हम इसको R1 के अनुदिश विस्तार करना चाहते हैं बच्चों। क्या करना चाहते हैं R1 के अनुदिश विस्तार करना चाहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, R1 के अनुदिश विस्तार करने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करना चाहते हैं एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्लियर है। आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ध्यान दें बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ने से पहले यहाँ लिखेंगे -1 और i+j लिखते हैं, i+j, क्लियर है ना। i की वैल्यू कितनी है बच्चों तो 1 है, और j की वैल्यू कितनी है बच्चों ध्यान सुने। हम लोग हमने क्या बोला कि -1 के पावर i+j करते हैं, क्लियर है ना। तो -1 के पावर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितना है बच्चों 1, और फिर उसके बाद इसी एलिमेंट को पकड़ लेते हैं क्योंकि हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में करें तो A11 हो जाएगा। इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए, तो बचे एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो बच्चों क्या होगा A22 A23 A32 और A33, क्लियर है बच्चों। ये हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, सेकंड एलिमेंट पे पहुंचते हैं हम लोग, बीच में सिंबल लगाते हैं प्लस, फिर उसी तरीके से बच्चों -1 के पावर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितना बच्चों 2, क्लियर है ना। इनके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करिए तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमिनेट करा तो जो भी डाटा आएगा उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म लिखिए तो A21, क्लियर है बच्चों, A21 A31 A23, क्लियर है ना, A23 और नेक्स्ट है बच्चों A33, क्लियर। इनके करस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम एलिमेंट किया तो ये सारे एलिमेंट बचेंगे, क्लियर है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है कि थर्ड वाले एलिमेंट को पकड़ा लेकिन -1 के पावर 1 + 3 कर देंगे बच्चों, क्लियर है ना। नंबर ऑफ रो कितना 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितना 3। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 3 लिखेंगे, क्लियर है ना। इनके संगत जो है संगत कॉलम और ये रो
सॉरी ये कॉलम और रो को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे और जो एलिमेंट है उनको डिटर्मिनेंट में लिखिए, तो कितना मिलेगा A21 A22 A31 A32। क्लियर है बच्चों, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। क्लियर है ना, आइए जरा देखते हैं, जरा ध्यान देंगे इनको सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर क्या है, जरा ध्यान दे बच्चों आप कि देखिए -1 के पावर अगर हमारे पास इवन हो, -1 के पावर बच्चों अगर इवन हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कहने का मतलब +1, और -1 के पावर अगर आड हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1। क्लियर है ना, -1 होता है। आइए जरा समझते हैं कि -1 के पावर 1 + 1 कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा, यानी हमारे पास इवन है तो ये तो प्लस तो होगा ही, तो इसका मतलब प्लस को लिखे या ना लिखे, तो A11 लिखा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर दीजिए, हमने सिखाया है इसको 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कैसे, सॉरी 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो A22 A33 माइनस A23 इंटू कितना A32। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो -1 के पावर 3 हो गया, -1 के पावर 3 का मतलब जरा ध्यान से समझे बच्चों, -1 के पावर ऑड हो गया, ऑड का मतलब नेगेटिव, तो यहाँ होगा माइनस, और फिर इसी तरीके से क्या करते हैं, एलिमेंट को लिख लीजिए। एलिमेंट हमारे पास कितना है, सॉरी बच्चों यहाँ एलिमेंट हमने नहीं लिखा है, एलिमेंट होगा A21। क्लियर है बच्चों, A21, तो यहाँ हो गया A21, इनके करस्पॉन्डिंग जरा ध्यान दें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेट करिए, तो A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड डिटरमिनेंट को भी सॉल्व कर लिया हमने। आइए जरा देखते हैं आगे, प्लस -1 के पावर इवन आ गया, इसका मतलब प्लस का सिंबल है तो प्लस ही रह जाएगा, और ये मिलेगा A13। क्लियर है बच्चों, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किए तो क्या मिलेगा, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। क्लियर है बच्चों, और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो डाटा आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और किसके रिस्पेक्ट में, तो R1 के अनुदिश विस्तार ये कहलाता है। क्लियर है, ये प्रोसीजर जो है वो R1 के अनुदिश विस्तार कहलाता है। आप चाहे तो R2 के रिस्पेक्ट में भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका विस्तार कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है कि पहले हम लोग क्या लिखेंगे, -1 के पावर में नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है, फिर इस एलिमेंट को लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को क्या कर देंगे बच्चों, एलिमिनेट कर देंगे, जो भी एलिमेंट बचेगा उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए प्रोसीड कर जाएंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमने सिखा रखा है, तो ये सॉल्व करने के बाद जब इनको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई एक परफेक्ट वैल्यू आएगी जो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा हो गया रो वाइज का ट्रांसफॉर्मेशन, या सॉरी रो वाइज एक्सपेंशन हो गया, यानी रो वाइज हम लोग अगर इसको एक्सपेंड कर दें, यानी R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो ये डाटा R2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ध्यान दें कि हम चाहे R1 के रिस्पेक्ट में करें, चाहे R2 के रिस्पेक्ट में करें, चाहे R3 के, चाहे C1 C2 चाहे C3 के रिस्पेक्ट में, हर एक किसी भी डाटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या कर दे, अगर इसको एक्सपेंड करें तो उस सिचुएशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। आइए आप समझते हैं इसको कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्म। आइए बच्चों हम लोग 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। क्लियर है ना, कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन यानी कहने का मतलब ये है कि अगर C1 के रिस्पेक्ट में C2 के रिस्पेक्ट में इसको अगर विस्तार करें तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है ना, आइए जरा ध्यान समझते हैं। तो इसके डिटरमिनेंट की अगर हम लोग वैल्यू निकाले बच्चों, क्लियर है ना, तो डिटरमिनेंट पहले लिख देते हैं A11 A12 A13, अगला हो जाएगा बच्चों A21 A22 A23, अगेन A31 A32 A33। क्लियर है बच्चों, ये हमारा एलिमेंट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इसका। क्लियर है बच्चों, इसका अगर हम लोग C2 के रिस्पेक्ट में C2 के सापेक्ष विस्तार करें। क्लियर है बच्चों, C2 के सापेक्ष अगर इसका हम विस्तार करना चाहते हैं, क्लियर है ना, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, C2 के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका विस्तार करना चाहते हैं तो C2 बच्चों कहाँ है, ये है। क्लियर है ना, ये हमारा क्या हो गया C2। अब जरा ध्यान दीजिए सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या था बच्चों, हमने बोला था कि पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे। क्लियर है ना, उससे पहले हम लोग क्या पकड़ेंगे, -1 के पावर नंबर ऑफ रो को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ रो कितना है बच्चों 1, तो यहाँ लिखा है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, तो प्लस कर दिया है 2। क्लियर है ना, फिर उसके बाद एलिमेंट को लिखते हैं A12 लिख दिया बच्चों A12। क्लियर है ना, इसके करस्पॉन्डिंग रो को एलिमिनेट करेंगे, कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, और जो बाकी बचेगा उसको लिखेंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा हुआ एलिमेंट को हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म लिख दे बच्चों A21, अगेन कितना हो जाएगा A23, फिर A31 और A33। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास डाटा आएगा। देखिए
इनके करस्पॉन्डिंग ये और ये जब एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमेंट हमारे बचेंगे। क्लियर है ना? आइए जरा समझते हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1 के पावर, सेकंड पे चलते हैं बच्चों, सेकंड एलिमेंट। जरा ध्यान दें कॉलम वाइज चल रहे हैं, तो किसके कौन से कॉलम के रिस्पेक्ट में हमको करना है, C2 के रिस्पेक्ट में। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, तो लिखेंगे कितना, नंबर ऑफ रो कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 बच्चों, और एलिमेंट क्या है A2 2। क्लियर है? फिर डिटरमिनेंट का सिंबल लगाएंगे। जरा ध्यान दीजिए इनके करस्पॉन्डिंग रो और ये वाला कॉलम। क्लियर है ना? ये वाला रो सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाला रो। क्लियर है बच्चों? ये वाला कॉलम ये वाला रो करेंगे तो एलिमेंट जो बचे उनको लिख लीजिए। तो बचेगा A11 A31 अगेन A13 और फिर कितना बच्चों A33। देख लीजिए फिर से बच्चों, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट किया है। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। फिर प्लस का सिंबल थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड एलिमेंट पे क्या है बच्चों, ये -1 के पावर 3 + 2 है बच्चों। क्लियर है? -1 के पावर 3 + 2 अगेन क्या हुआ, एलिमेंट कितना है A32। कितना बच्चों, A32। डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे बच्चों, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचा A11 A21 और फिर अगेन कितना, अगेन कितना है बच्चों A13 फिर A23। क्लियर है बच्चों? इनके करस्पॉन्डिंग ये सारे एलिमेंट हमारे पास बचेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से बच्चों, ये वाला हमारा कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट हो जाएगा तो बचा हुआ एलिमेंट ये सारे होंगे। क्लियर है ना? इन्हीं को लिख दिया है। अब इन्हीं को बस सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा हमारा डाटा हो जाएगा। आइए जरा सॉल्व करते हैं बच्चों। -1 के पावर अगर हमारे पास 1 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों 3, यानी हमारे पास -1 के पावर क्या हो गया, 8 हो गया। 8 के केस में बताया था -1 के पावर अगर इवन हो जाए बच्चों तो उस केस में क्या बताया था +1। क्लियर है? तब जरा ध्यान दीजिए, -1 के पावर 8 हो गया, इसका मतलब ये नेगेटिव यानी माइनस मिलेगा कितना A12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बच्चों तो क्या मिलेगा A33, या इस तरीके से आप लिखें A21 × A33 -A23 × A31। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा इसको। तो -1 के पावर 4 यानी कहने का मतलब है इवन है, इवन इसका मतलब प्लस का प्लस ही रह जाएगा। क्लियर है ना? इनको सॉल्व करते तो क्या मिलेगा A22, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो A11 A33। क्लियर है बच्चों? A11 A33 -A13 × A31। क्लियर है? तो ये हमारा सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया। थर्ड वाला देखते हैं बच्चों, सिंबल है प्लस का, लेकिन -1 के पावर, जरा ध्यान दें, -1 के पावर 5 है, इसका मतलब ऑड है तो ये नेगेटिव दे देगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिलकर बच्चों बन जाएगा, नेगेटिव। और फिर एलिमेंट लिख देते हैं A32, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या मिलेगा A11 A23 माइनस फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो A13 × में A21। क्लियर है बच्चों? तो ये जो डाटा आया ये क्या हमको बता रहा है, ये जो डाटा है वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि इस डिटर्मिनेंट A के इस डिटर्मिनेंट A की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ध्यान दें किसके रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया गया बच्चों, तो C2 के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। क्लियर है ना? C2 के रिस्पेक्ट, आप चाहे तो C1 के रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में, C3 के रिस्पेक्ट में या R1 R2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। हर एक केस में बच्चों किसी भी डिटर्मिनेंट अगर 3x3 आर्डर का कोई हमारे पास मैट्रिक्स होगा डिटर्मिनेंट निकालें, चाहे आप R1 के रिस्पेक्ट में, चाहे R2 के, चाहे R3 के, या C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट में अगर आप क्या कर रहे हैं, इसको हम विस्तार कर रहे हैं, तो उस केस में हर एक डाटा यानी जो भी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो हर एक डाटा सेम डाटा देगा। क्लियर है ना? हर एक डाटा क्या देगा, सेम डाटा देगा। यानी कहने का मतलब सबका विस्तार की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक ही आएगी, किसी भी तरीके से करें, चाहे रो वाइज करें चाहे कॉलम वाइज करें। क्लियर है ना बच्चों? इनका ध्यान रखेंगे। और हाँ बच्चों जरा एक चीज़ जरा ध्यान दें, इसके बाद हम लोग नोट ही पढ़ेंगे। क्या हम लोग बात ध्यान रखेंगे, किसी भी अगर हम रो को या किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो सॉल्व करते वक्त इस चीज़ का ध्यान दें बच्चों कि जिस वाले रो या जिस वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ जीरो यानी एलिमेंट कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो उस वाले रो या कॉलम को पकड़े तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। क्लियर है ना? आइए इन सभी चीज़ों को पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों, हम लोग 3x3 आर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना तो सीख चुके। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक भी दिया है मैट्रिक्स जिसका आर्डर बच्चों है 3x3। क्लियर है ना? 3x3 इसका R2 के तथा R3 के सापेक्ष विस्तार करना है। क्लियर है बच्चों? आइए समझते हैं, जरा ध्यान दें कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखें। डिटरमिनेंट में एलिमेंट कितना हो जाएगा 2 4 5 3 2 3।
क्लियर है बच्चों, 3 2 3, फिर 1 1 और फिर से कितना बच्चों 3, क्लियर है ना। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। इनको सॉल्व करना है किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, तो R2 के सापेक्ष करना, R2 के सापेक्ष विस्तार, क्लियर है बच्चों, R2 के सापेक्ष विस्तार करना है, क्लियर है, R2 के सापेक्ष विस्तार। आइए समझते हैं, जरा देखते हैं कि R2 के रिस्पेक्ट पे इसको विस्तारित कैसे करते हैं, जरा ध्यान देंगे बच्चों। अब जरा ध्यान से समझिए बच्चों, R2 हमारे कहाँ है बच्चों, ये है R2, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान समझते हैं इस केस में, क्लियर है ना। इनको समझने से पहले जरा इस चीज का जरा ध्यान दें, 3 × 3 आर्डर का, तो आपके पास ये डाटा बच्चों होना चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जरा ध्यान दें बच्चों, ये डाटा अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए, जब आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार लगा लेंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। आइए जरा समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान समझते हैं बच्चों, हम लोग सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में हमको इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था कि -1 के पावर बच्चों क्या लिखते थे, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ जरा ध्यान दें, ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, क्लियर है ना। आगे जरा बढ़ते हैं, तो वो है कितना, तो 4 है, कितना है 4। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी पकड़ा, इनके करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो रो को ये एलिमिनेट किया, कॉलम को ये एलिमिनेट किया, तो जो एलिमेंट बचा उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में किया, तो कितना बचा 3 1, और जैसे बच्चों कितना 3 3, क्लियर है ना। तो ये हमारा डिटरमिनेंट के फॉर्म में है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, ये एलिमेंट है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लगाया सिंपल क्या प्लस, लेकिन ध्यान देने के लिए तो लिखते क्या है -1 के पावर, और ध्यान दिए क्या है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो -1 के पावर 2 2। जरा देखिए सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, क्लियर है ना। फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट है उसको लिखिए कितना है 2, फिर डिटरमिनेंट का सिंबल बनाइए, इनके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को, ये हो गया रो बच्चों, और ये हो गया क्या कॉलम। तो कितना बचा 2 5 मिलेगा, फिर 1 और कितना मिलेगा 3। देख लीजिए बच्चों, इनके करस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट किया, तो 2 5 1 3 मिलेगा, क्लियर है बच्चों, ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, लिखा प्लस का सिंबल, -1 के पावर, इनको क्या समझते हैं, ये क्या है, तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है, तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है, क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद एलिमेंट को लिखते हैं, एलिमेंट कितना है बच्चों 1 है, फिर डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दिया, क्लियर है ना। इनके करस्पॉन्डिंग कॉलम ये हो गया, रो ये हो गया, तो बचा हुआ एलिमेंट कितना है बच्चों 2 5 और फिर से 3 3, क्लियर है ना। देखिए ये वाला रो, सर ये वाला कॉलम और ये वाला रो गया, तो कितना बचा 2 3 5 3 2 3 5 3, क्लियर है ना। अब इनको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, सॉल्व करा तो कितना हो गया -1 के पावर 3 हो गया, इसका मतलब 8 है, इसका मतलब ये -4 आएगा, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, तो 3 3 जा 9, अब माइनस कितना हो गया बच्चों 3, क्लियर है ना। 3 3 जा 9, माइनस कितना हो गया 3 हो गया। बीच में सिंबल क्या है, जरा ध्यान दें, इसको -1 के पावर इवन हो गया, इसका मतलब ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा, और ये 2 है 2 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, अब 5 1 जा कितना होगा बच्चों 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, -1 के पावर ऑड हो गया, क्लियर है ना। -1 के पावर 5, इसका मतलब ऑड हो गया, तो ये नेगेटिव डाटा देगा, -1 तो था ही था, माइनस लगेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 को लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, क्लियर है ना। बस इनको बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए, इनको सिंप्लीफाई करा तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दें, सिंप्लीफाई करिए तो -4 इंटू, इनको सॉल्व करा तो 9 में से बच्चों 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, क्लियर है ना। 9 में से 3 जाएगा बच्चों 6 बचेगा, फिर +2 इंटू 6 - 5 कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा, फिर माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 1, और ये 15 है, क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करा तो इंटू में कितना हो जाएगा बच्चों -9 हो जाएगा, क्लियर है। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -24, और फिर से मिला कितना +2, और दिस इज व्हाट माइनस माइनस कितना मिलेगा प्लस, क्लियर है ना। माइनस माइनस कितना आ जाएगा +9, क्लियर है ना। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया बच्चों -24, अब प्लस कितना 9 2 11 हो गया, क्लियर है बच्चों। 9 2 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्लियर है ना। तो ये बचा कितना 3, और इधर से बचा कितना 1, -13 मिलेगा, क्लियर है बच्चों। -13 जो होगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि हमने इसको किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है, तो R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -13, कितनी -13। अब इसी को हम लोग को दूसरे तरीके से दिखाना है, तो ये बच्चों क्या है, किसी भी डिटर्मिनेंट यानी 3 × 3
आर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को या उसके डिटर्मिनेंट को अगर विस्तारित करना हुआ किसके रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से करेंगे। R3 के रिस्पेक्ट में करता है तो इस तरीके से करते हैं। आगे जो भी प्रोसीजर हमने सिखा रखा है उसको आप फॉलो करेंगे। क्लियर है ना। आइए देखिए बच्चों, इस दिए गए डिटर्मिनेंट को C3 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, जरा ध्यान दें आप। इनको कैसे सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या कि -1 के पावर हमको ये थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है बच्चों, एक्सपेंड करना है। तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, जरा ध्यान दें। इनको हम लोग सिंबल पहले बच्चों लिखते हैं, सॉरी साइन इसका लिखते हैं। साइन कितना है तो नंबर ऑफ रो कितना है बच्चों, नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू कितना है बच्चों 3। क्लियर है ना। आगे एलिमेंट कौन सा है तो 1 और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करके एलिमेंट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा रो हो गया और ये हो गया कॉलम। तो एलिमेंट कौन कौन से बच्चे बच्चों 4 5 2 अगेन व्हाट 3। क्लियर है बच्चों, 4 5 2 और 3। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, फिर हम लोग का सिंबल होगा प्लस, फिर उसी तरीके से -1 के पावर नंबर ऑफ रो कितना बच्चों 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना बच्चों 3। क्लियर है ना। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो यही हो जाएगा और एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रो को और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हो गया रो और ये कॉलम को एलिमिनेट करा तो बचा कितना बच्चों, तो ये हो गया 2 3 5 3। क्लियर है बच्चों, 2 3, देखिए ध्यान से सुने, 2 3 5 3। क्लियर है ना। आगे बढ़ जाते हैं फिर प्लस -1 के पावर इन पे आगे तो नंबर ऑफ रो कितना बच्चों 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना 3। क्लियर है ना। एलिमेंट कितना है तो 3 है। इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी रो होंगे जो भी कॉलम होंगे उनको एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया कॉलम, ये हो गया रो। कौन कौन से एलिमेंट मिले उसको डिटरमिनेंट लिखिए तो 2 4 3 2। क्लियर है बच्चों, 2 4 3 2। अब इन्हीं को सॉल्व करिए तो -1 के पावर हमारे पास इवन है, इसका मतलब प्लस ही है डाटा, और 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 ही हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 माइनस कितना बच्चों 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा। बीच में सिंबल देखिए यहाँ पे क्या है, -1 के पावर इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पे बच्चों इवन होकर के ऑड हो गया तो माइनस आएगा। क्लियर है ना। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो जाएगा 6 - 15। क्लियर है ना। आइए सॉल्व करते हैं आगे कि कितना हो गया, -1 के पावर इवन हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो हो जाएगा 4 माइनस कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। क्लियर है ना। इनको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा बच्चों 2 माइनस, इनको सॉल्व करिए तो 6 - 15 कितना हो जाएगा -9 आएगा बच्चों, -9 और ये माइनस कितना आ जाएगा +9 हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए प्लस, इनको सॉल्व करते तो ये हो गया बच्चों 3 और 12 में से 4 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 8 बचेगा। क्लियर, लेकिन -8 बचेगा। इनको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 और प्लस कितना हो जाएगा 24, लेकिन नेगेटिव में, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों -13 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इससे पहले हम लोग इसको अगर R2 के रिस्पेक्ट में अगर इसको विस्तारित किए थे या एक्सपेंड किए थे तो उस केस में भी बच्चों -13 आ रहा था, और R3 के रिस्पेक्ट में भी इसको क्या कर दिए, विस्तारित कर दिए या एक्सपेंड कर दिए तो भी डाटा कितना आ रहा है -13 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम किसी के रिस्पेक्ट में R1 के, R2 के, R3 या R4 के रिस्पेक्ट में, सॉरी R4 नहीं, 3 × 3 आर्डर का है तो R1 R2 R3 और C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट में अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो उस केस में क्या होगा, हर एक एक्सपेंशन का जो वैल्यू आएगा, एक्सपेंड करने का जो डाटा आएगा वो हर एक केस में सेम आएगा, यानी 13 आएगा। क्लियर है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी 3 × 3 आर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग कुछ नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या है, फर्स्ट जरा ध्यान दें, गणना को सरल करने के, यही कहने का मतलब ये है किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो गणना को सरल करने के लिए हम सारणी के उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं। क्लियर है ना, जिसमें शून्य की संख्या अधिकतम होती है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उस रो या उस कॉलम वाइज हम कॉलम के रिस्पेक्ट में हम उसको एक्सपेंड करेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ जीरोज अधिक हो। क्लियर है ना, नंबर ऑफ जीरो क्या हो, अधिक हो, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। ज़रा ध्यान दें कि हमारे पास अगर एक कोई डिटर्मिनेंट हो गया, ज़रा ध्यान दें, ये हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट हो गया, डेल्टा ले लेते हैं बच्चों। क्लियर है ना, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हो गया, मान लेते हैं 2 4 3 है। क्लियर है, 2 4 3 और ये हो गया 0 2 हो गया। क्लियर है बच्चों। इनको सॉल्व करना है हमको। क्लियर है ना। तो बोला है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो अधिक हो, उसको उस वाले रो या उस वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में चले तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसमें आप चाहो तो R1 के रिस्पेक्ट में कर लो, सॉरी C1 के रिस्पेक्ट में कर लो। क्लियर है ना, या R2 के रिस्पेक्ट में कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखते हैं बच्चों,
तो इसका पहले हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, R1 के सापेक्ष क्या होगा। क्लियर है बच्चों, R1 के सापेक्ष जरा ध्यान दें, R1 के सापेक्ष क्या होगा। तो R1 के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, -1 के पावर 1 + 1, क्योंकि नंबर ऑफ रो फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट है, तो -1 के पावर 1 + 1 और फिर कितना लिखेंगे 2, इनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक ही एलिमेंट हो तो वही एलिमेंट आया तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना, केवल 2 ही हो जाएगा। बीच में सिंबल क्या होगा, तो प्लस -1 के पावर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो ये लिखा और फिर उसके बाद एलिमेंट कौन सा है 4, इनके करस्पॉन्डिंग ये रो, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया 0 से, कैलकुलेशन किया। जरा ध्यान दे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -1 के पावर इवन हो गया तो पॉजिटिव आएगा तो 4 ही होगा, प्लस कितना हो गया 0, तो आंसर सॉल्व करने पर कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है ना बच्चों, इस तरीके से। या इसको थोड़ा सा अगर बड़े पैमाने पे आप देखें 3x3 ऑर्डर में, तो उस केस में जहाँ पे जिस वाले रो या जिस वाले कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 मैक्सिमम हो, उस वाले रो और या उस वाले कॉलम को रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करें तो आप देखेंगे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये 2x2 ऑर्डर के लिए था, 3x3 ऑर्डर के लिए लेंगे, जैसे अगर कोई हमारे पास ये हमारे पास एक या मैट्रिक्स ही लेते हैं, या चलो डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट देख लेते हैं कि सर मान लो ये 2 हो गया 0 0 फिर 3 4 5 1 2 1। क्लियर है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हो गया। तो आप क्या करोगे, अगर इसमें C1 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। जरा ध्यान दें बच्चों कैसे, जरा देखिएगा कि इसमें पहले हम लोग लिखेंगे वही -1 के पावर 1 + 1, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एलिमेंट आएगा 2। जरा ध्यान दें, इसके रिस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट आएंगे उनको डिटर्मिनेंट लिख दे, तो 5 2 1 1। क्लियर है बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगला एलिमेंट हमारा क्या है 0, तो ये +0, 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ऑलरेडी 0, फिर अगला एलिमेंट भी क्या है 0, 0 में किसी नंबर का एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। तो इनको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए कितना आएगा, -1 के पावर इवन है तो इसका मतलब वही आएगा जो नंबर है 2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है तो 5 माइनस कितना बच्चों 2। सॉल्व करने में देखिए ये होगा 3 3 2 जा कितना बच्चों 6। कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। क्लियर है ना, लेकिन अगर हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। क्लियर है बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड क्या, थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, और इससे क्या है कि थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन को क्या कर पाए, इजी कर पाए। क्लियर है ना, तो नोट यही बता रहा है कि गणना को सरल करने के लिए हमें सारणिक को उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश, ठीक है ना, प्रसार करना चाहिए जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। क्लियर है ना बच्चों, इनका ध्यान रखेंगे। आइए सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड क्या है हमारा कि सारणिकों का प्रसार करते समय -1 के पावर i + j से गुणा करने के स्थान पर हम i + j के सम तथा विषम, ठीक है, होने के अनुसार प्लस या माइनस +1 या -1 से गुणा कर सकते हैं। अर्थात तृतीय कोटि के सारणिक में पदों के चिन्हों का क्रम निम्न प्रकार से लेते हैं बच्चों, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वही बात हमने बताया कि -1 के पावर अगर 1 + 1 की मैं बात करूं तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर 2 आ जाएगा, इवन है तो इसका मतलब कितना मिलेगा +1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस लिखा है। सिमिलरली इधर माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर से क्या आ जाएगा बच्चों प्लस। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि जो भी हमारा एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के पहले i + j कर लें और उसका पावर देख लें। कहने का मतलब इनको ऐड कर लें, i को ऐड कर लें, j को ऐड कर लें। जैसे यहाँ पे बात करूँ तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू कितनी 1, ऐड करने पे 2 मिला, इवन है कि ऑड है, तो ये सर इवन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। क्लियर है ना, तो जो साइन का सिलेक्शन होता है बच्चों इसी तरीके से होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर से क्या बच्चों प्लस। क्लियर है ना, इसका ध्यान रखते हैं। क्लियर। आइए बच्चों हम लोग नोट नंबर 3 देखते हैं, क्या कि किसी सारणिक में अवयवों की संख्या क्या होती है। हेडिंग भी है हम लोग का कि किसी भी सारणिक में अवयवों की संख्या कितनी होती है, कैसे फाइंड करते हैं। तो व्यापक रूप में जरा समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास n कोटि के सारणिक है, कोई n कोटि का हमारे पास सारणिक है, तो उसमें n पंक्तियां तथा n स्तंभ होते हैं बच्चों। क्लियर है ना, तब अवयवों की संख्या उसमें कितनी होगी बच्चों, अवयवों की संख्या n² होगी। क्लियर है ना, n² होगी। और पदों की संख्या कितनी होगी बच्चों, तो npn है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जरा सा ध्यान समझिए, इसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे बच्चों क्रमचय संचय में। और ये है क्या, जरा ध्यान दें, NPN का मतलब ये होता है बच्चों, कहीं लिखा है NPR, इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n - r का फैक्टोरियल। क्लियर है ना,
n माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n का मतलब यही हुआ बच्चों कि इसको एक्सपेंड कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, तो n एक एक टर्म रिड्यूस होता जाता है, n माइनस वन, n माइनस टू, और ये कहाँ तक चला जाता है, तो 2 लास्ट में कितना 1। मतलब जरा ध्यान समझे बच्चों, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 और ये 6 120 आएगा। क्लियर है ना बच्चों। इस तरीके से कैलकुलेट करते ये फैक्टोरियल की वैल्यू है, और ये इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ, पढ़ेंगे क्रमचय संचय में। NPR का मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन हो रहा है बच्चों। क्लियर है ना, r वस्तुओं का चयन या n वस्तुओं में से r वस्तुओं का अरेंजमेंट देख रहे हैं हम लोग कि अरेंजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर। क्लियर है ना, n माइनस आर। क्लियर है। अब जरा ध्यान समझिए कि अगर कहा जाए बच्चों तो याद रखेंगे अवयवों की संख्या क्या, n स्क्वायर, अगर आपके पास n आर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो, और पदों की संख्या इसमें कितनी होगी बच्चों, तो फैक्टोरियल n होगी। एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लीजिए। डेल्टा 1 हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट हो गया जो इस तरीके से है कि 2 4 5 और कितना है बच्चों 6। क्लियर है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लियर है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा बच्चों, देख सकते हैं आप कितना है 4 है। क्लियर है ना। 4 इसका मतलब हम चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं कितना, कि जो 2 क्रॉस 2 है, क्लियर है ना, 2 क्रॉस 2 यानी 2 आर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है कि 2 का हम लोग स्क्वायर कर दें, मतलब कितना आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं 4। और नंबर ऑफ टर्म की बात करें, नंबर ऑफ टर्म, क्लियर है ना, यानी पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना होगा बच्चों, 2 का फैक्टोरियल, यानी सॉल्व करने में कितना मिलेगा 2। इसमें 2 टर्म है। क्लियर है ना। तो पदों की संख्या कितना, फैक्टोरियल n से दिखाएंगे। फैक्टोरियल n का मतलब बच्चों ध्यान समझे, 2 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, सॉल्व करने में वैल्यू कितना 2, तो यही 2 लिख दिया। क्लियर है ना। दूसरा देख लीजिए 3 क्रॉस 3 आर्डर का अगर हो जाए बच्चों, ये हमारे पास डेल्टा 2 मान लेते हैं, और ये 3 क्रॉस 3 आर्डर का है 2 4 5 1 2 1 3 2 1। क्लियर है बच्चों, 3 2 1, ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट हो गया। क्लियर है ना, ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट हो गया। क्लास 3 इसमें अवयवों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए, अवयवों की संख्या कितनी होगी बच्चों, तो 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आंसर बोलो बच्चों 9। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है ना। अगर ध्यान समझते हैं कि इसमें अगर पूछ दिया जाए कि पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या, क्या बच्चों, पदों की संख्या अगर पूछ लिया जाए, क्लियर है ना, तो पदों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व किया तो कितना आ गया 6। इसमें कुल कितने टर्म होंगे बच्चों, तो टोटल टर्म होंगे 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बच्चों, तो कहेंगे 9 होंगे। क्लियर है ना। तो याद रखेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट में अवयवों की संख्या को n स्क्वायर से, और ध्यान दें पदों की संख्या को फैक्टोरियल n से दिखाते हैं बच्चों। क्लियर है ना, फैक्टोरियल n से। आइए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हम लोग का है कि यदि ये कोई डिटर्मिनेंट है बच्चों, यही डिटर्मिनेंट किसी दूसरे डिटर्मिनेंट के बराबर है, जिसमें कुछ एलिमेंट इधर है और इधर कुछ वेरिएबल के फॉर्म में एलिमेंट है, तो x की वैल्यू पूछी जा रही है बच्चों। क्लियर है ना। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट देखते हैं बच्चों। क्लियर है ना, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट की बात हम लोग करते हैं। ध्यान दें तो एक डिटर्मिनेंट ये है बच्चों, तो पहले इसको लिख लीजिए कितना है 2 5 4 1, और दूसरा डिटर्मिनेंट कितना है बच्चों 2x 4 6, और फिर कितना बच्चों x। क्लियर है, ये डिटर्मिनेंट है बच्चों। क्लियर है। आइए देखते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 और माइनस 4 5 जा 20 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। इज इक्वल टू ये किसके होगा, ये इज इक्वल टू होगा 2x स्क्वायर। क्लियर है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर माइनस 2 6 4 जा 24। क्लियर है बच्चों। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो जरा ध्यान दें बच्चों, 2 माइनस 20 तो माइनस 18 कर देंगे, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। ये इधर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कितना मिलेगा बच्चों 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और माइनस 18 हो जाएगा। क्लियर है। इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया 2x स्क्वायर। क्लियर है। तो अब 2 से उधर डिवाइड करिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों कितना 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि 3 2 जा कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना प्लस माइनस √3 होगा।
क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चों, +-√3 होगा। क्लियर? +-√3। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग सेकंड का सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन ऑफ सेकंड क्या होगा, जरा ध्यान दे बच्चों। हमसे पूछा गया है 2 × a का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होगा 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2, 3, 4 और ये हो गया कितना 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बच्चों 5 × 2 = 10 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब -4 3 जा कितना हो जाएगा 12। सॉल्व करा तो आंसर बच्चों बताइए, आंसर कितना होगा -2। क्लियर है ना? -2। अब की बार हमको 2a पहले निकालना पड़ेगा। 2a का मतलब इस वाले मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा बच्चों कितना 8 और ये हो जाएगा कितना 10। क्लियर है ना? और इसका अब हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। 2a का डिटरमिनेंट बच्चों निकालते हैं, जरा ध्यान दे। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, तो हो जाएगा 4, 6, 8 फिर कितना बच्चों 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हो जाएगा 40 और माइनस और 6 8 या कितना आ जाता है 48। क्लियर है ना? इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना बच्चों -8 आ जाएगा। क्लियर है ना? ये तो हमारा हो गया 2a का होल डिटरमिनेंट। अब की बार क्या करना है, 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिए, 4 की वैल्यू क्या है, 4 तो 4 ही रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई सर, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8। जरा ध्यान दें, यहाँ पे भी -8 और यहाँ पे भी -8। इसका मतलब क्या है कि 2a का होल डिटर्मिनेंट बराबर किसके होगा, 4a का डिटर्मिनेंट। क्लियर है ना? यानी ये प्रूफ हो गया। क्लियर है ना बच्चों? इस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला। जो भी डाटा है 2a का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट में उस दिए गए मैट्रिक्स, इस दिए गए मैट्रिक्स A के ईच एंड एवरी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। सॉल्व करने पे -8 आ गया और 4 × डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू करें तो फिर से -8 आ गया। दोनों ही केस में डाटा क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर है ना?